Hello everyone, welcome back to Meer's Crash Course. Today we are going to cover lecture number 8, Business Administration के Financial Management section का, and which is time value of money. So without wasting any much more time, let's head on with the lecture. ठीक है जी, topics to be covered. What topics are we going to cover today? The first is cost of money. It's a concept जो कि आपने समझना है कि अगर आप कहीं पे पैसे ले रहे हैं या आप बोरो कर रहे हैं या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट मनी बोरोड और कॉस्ट ऑफ द मनी लैंडेड। इसी तरह उसमें इंटरेस्ट रेट का एक बड़ा किरदार है। द फंडामेंटल्स हम उसके सीखेंगे। रोल ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंस, टाइम वैल्यू की ज़रूरत क्यों पड़ती है फाइनेंस के अंदर। इसी तरह एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, वी आर गोना डिस्कस दैट एज वेल। फिर टाइमलाइंस हम बनाएंगे कि थ्रू आउट द टाइमलाइन एन्युटीज परपेचुटीज और कैश फ्लोज कैसे आती हैं, और दो एन्युटीज एंड परपेचुटीज आर टाइप ऑफ कैश फ्लोज। फिर हमारा आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो स्ट्रीम्स। नेगेटिव कैश फ्लो उसमें आता है, पॉजिटिव कैश फ्लो जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। देन वी हैव कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। बेसिकली इंटरेस्ट एक तो एनुअली होता है, उसी तरह सेमी एनुअली होता है, क्वार्टरली, मंथली, डेली के हिसाब से भी कंप्यूट किया जाता है, तो उसको हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं। देन वी हैव लोन अमोर्टाइजेशन। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ मनी देखिए जी, refers to the price paid for using the money, whether borrowed or owned. The interest paid on debt capital and the dividends paid on ownership capital are examples. For अब जैसे आप किसी से पैसा ले रहे हैं या किसी का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पे आपने इंटरेस्ट, अगर आपने किसी को दिया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आपने अगर किसी से पैसा लिया हुआ है तो आप उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं। सो एक तो आप दोस्त से किसी से अपने ले लेते हैं पैसे उधार, फैमिली फ्रेंड्स से। हम उस उधार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जब भी किसी से पैसा लेते हैं, व्हेन यू यूज देयर मनी यू हैव टू पे फॉर इट, और इफ समबडी यूजेस योर मनी इन अ बिजनेस दे हैव टू पे यू फॉर इट। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इसका कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ मनी का, और पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है इसी चीज पे, बुनियाद पे। ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज। It means profitable opportunities for investment in productive assets. For example, अब टाइम कॉस्ट ऑफ मनी कब ज्यादा होगी? जब आपके पास प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, पैसे की डिमांड ज्यादा होगी, तो उसमें क्या है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। पैसा क्योंकि एक लिमिटेड, हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि पैसा एक लिमिटेड सप्लाई के अंदर मौजूद है, या उसकी वैल्यू एक लिमिटेड सप्लाई के अंदर है। तो जब भी एक डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक इकोनॉमिक्स का जो है थ्योरी है कि जी द मोर डिमांड ऑफ अ थिंग, उसका उसकी इतनी वैल्यू या उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, डिमांड एंड सप्लाई के अगर आप उस इक्वेशन में देखें तो। इसी तरह ये कह रहे हैं कि जी हायर द प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज मोर विल बी डिमांड फॉर मनी विच लीड्स टू हायर कॉस्ट ऑफ मनी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज आपकी इन्वायरमेंट में, आपके इकोनॉमी में ज्यादा हैं, आपको लगता है कि जी हमारे पास इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, तो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। जब वो आप बोरो करना मार्केट से स्टार्ट करेंगे, तो लोगों के पास जो पैसा है वो अगर इन्वेस्ट करेंगे, दे वुड वांट मोर इन रिटर्न। तो इसी तरह कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ मनी इज बेसिकली कि आप क्या पे कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया पहले। फिर है सेकंड इज टाइम प्रेफरेंस फॉर कंजप्शन। refers to the preference of consumers for current consumption as opposed to future consumption. अब जी देखें, इसमें बेसिकली ये हमें बता रहे हैं कि जी अगर करंट बेसिस में आपके पास जैसे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, और टाइम प्रेफरेंस कहते हैं कि जी नहीं, आपने अभी जो है पैसा इन्वेस्ट करना है, तो जो इन्वेस्टर है या जो अपना कंज्यूमर है, अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो वो तो वही वही बोलेगा कि जी अगर इस वक्त आप इस टाइम में आपने चाहिए, करंटली उसकी डिमांड ज्यादा है, तो आपने मुझे ज्यादा पे करना है। जैसे कि डेफिनेशन आगे बता रही है, द कॉस्ट ऑफ मनी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर द कंज्यूमर्स प्रेफर टू कंज्यूम इन करंट पीरियड और इन फ्यूचर पीरियड। If the consumers prefer to consume in current period, they spend larger portion of their earnings in current consumption. It leads to lower saving. Lower saving reduces the supply of money, causing the cost of money increase. लेकिन सेम वही हम कॉन्सेप्ट पे आ गए कि अगर आप करंट कंडीशन में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, उसमें करंट पीरियड में आप कर रहे हैं तो आपकी जो है सेविंग्स कम हो जाएंगी। सेविंग्स कम होंगी तो सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा। इसी तरह जिस चीज की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो फिर
उसकी जो है कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी डिमांड जब बढ़ती है तो फिर आप यही बोलोगे जी अगर मैं इस वक्त इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई वुड वांट मोर इन रिटर्न। ठीक है, इसी तरह थर्ड इज रिस्क, रेफर्स टू द चांस ऑफ लॉस। बढ़िया बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है वहाँ पे मेरिट भी ज्यादा होता है, जब पे रिस्क ज्यादा होता है वहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो इसी तरह अगर इन्वेस्टर है वो कह रहा है कि जी यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ रिस्क है, और किसी और इन्वेस्टमेंट के फॉर एग्जांपल आपके पास एक इन्वेस्टमेंट ए है, एक इन्वेस्टमेंट बी है। इन्वेस्टमेंट ए में आपके पास रिस्क इज 5% और इन्वेस्टमेंट बी में रिस्क इज 10%। तो आप एटलीस्ट ये तो बोलो, आप यही चाहोगे एज एन इन्वेस्टर कि कम से कम जहाँ 10% मेरा रिस्क है तो मुझे रिटर्न भी ज्यादा चाहिए होगा बनस्पत उसके जहाँ पे 5% रिस्क है। Finally, we have inflation, refers to the tendency of prices to increase over periods. अब देखें एज एन इन्वेस्टर, एज अ कंज्यूमर, मेरा जो पावर ऑफ परचेजिंग है, अगर सालाना 10% इन्फ्लेशन है तो समझे 10% मेरा परचेजिंग पावर कम हो रहा है। तो जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं तो यही चाहूंगा कि कम से कम मेरा जो 10% से ज्यादा ही होना चाहिए, कि एटलीस्ट मैं जो अभी पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल को मेरी परचेजिंग पावर कम ना हो। ठीक है, नाउ comes interest rate fundamentals. The amount a lender charges a borrower and as a percentage of principal, the loaned amount. अब देखें इसमें क्या होता है कि आप जिससे पैसे ले रहे होते हो वो हो गया लेंडर। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो आपको जिससे पैसे ले रहे हो वो हो गया लेंडर, और जो पैसे आप जिसको देते हैं वो हो गया बोरोवर। ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल द लोन्ड अमाउंट। अब इंटरेस्ट रेट कैन बी टॉट एज द कॉस्ट ऑफ मनी। वही इंटरेस्ट रेट को क्या है, हम कॉस्ट ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट को हम इक्वल कर देंगे। ठीक है जी, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ मनी और ये आ गया आपका इंटरेस्ट रेट, दीज आर बोथ इक्वल। अब कॉस्ट ऑफ डेट फॉर बोरोवर, जो पैसा लेगा उसके लिए जी कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा, और रेट ऑफ रिटर्न फॉर लेंडर, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और लेंडर हैं तो आपको रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। अब इसमें दो तरह के बेसिकली इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। जी आपका जो मेजर प्रिंसिपल अमाउंट किस चीज को कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं मेन अमाउंट जो आपका होता है। जैसे यहाँ पे 3 लाख रुपए इज द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो 300,000 लोन फॉर 4%, सो यू विल हैव टू पे बैक 3,12,000। और इसी तरह अगर ये आप 30 साल तक करते रहें तो आप जब इक्वेशन करेंगे तो यू विल हैव, ठीक है एक मिनट जी, ओके कैलकुलेटर आ नहीं रहा, बहरहाल इट विल बी 3,60,000 रुपीज इन इंटरेस्ट फॉर 30 years। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अप्लाई टू बोथ प्रिंसिपल अमाउंट एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट मेड ड्यूरिंग पीरियड। उसमें क्या होगा कि आप फॉर एग्जांपल पहले साल में आपने 3,12,000 बनाए, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में वो 3,12,000 जो है आप ये पूरा अमाउंट उठाएंगे, और नेक्स्ट ईयर जो 4% होगा, ठीक है, इस पे बनेगा पूरा। तो इसका जो आया वो आपका नेक्स्ट ईयर फिर इस पे बनेगा, फिर इसका जो अमाउंट जो भी आएगा वॉट एवर द अमाउंट इज, इस पे फिर 4% लगेगा, और फिर ये डबल और ट्रिपल होता जाएगा। फिर आ जाते हैं जी रोल ऑफ टाइम वैल्यू इन फाइनेंस। टाइम वैल्यू जरूरी क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं कि जी इंटरेस्ट रेट क्यों जरूरी है, कॉस्ट ऑफ मनी क्यों जरूरी है। देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिफर्स टू द ऑब्जर्वेशन दैट इट इज बेटर टू रिसीव मनी सूनर और लेटर। पहले तो आप ये देख लें कि जी क्या पैसे इस वक्त लेने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए या बाद में करनी चाहिए। मनी दैट यू हैव इन हैंड टुडे कैन बी इन्वेस्टेड टू अर्न अ पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न प्रोड्यूसिंग मोर मनी टुमारो। फॉर एग्जांपल आज आपके पास 1,000 रुपए हैं हाथ में, आपने जी इन्वेस्ट किया एट 10%, तो एक साल बाद क्या हुआ, आपके पास 1,100 हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न एटलीस्ट मोर देन इन्फ्लेशन होना चाहिए। फॉर दैट रीजन डॉलर स्पेंड टुडे इज वर्थ मोर देन द डॉलर इन द फ्यूचर, क्योंकि इन्फ्लेशन होती है जनरल। And business managers face trade-offs in situation where actions that require outflows of cash today may produce inflows of cash. Outflow of cash क्या है जी, outflow हम कहते हैं जो भी नेगेटिव कैश फ्लो। अब देखें आपकी पॉकेट में से अगर आज 1,000 चले गए तो ये जो 1,000 रुपए हैं ये आपके हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, बिकॉज नेगेटिव है। ये जब जाएगा और अगले साल जब आपके पास 1,100 आएंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव, प्लस में आएगा ना ये आपके पास, बिकॉज इट इज एडिंग टू योर कैश और एडिंग टू योर एसेट्स। Because the cash that comes in the future is worth less than the cash spent up front, managers need a set of tools to help them compare cash flows
इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दैट अकर एट डिफरेंट टाइम्स। तो इसी तरह मैनेजर्स को ये देखना चाहिए होता है कि जी हमारे कंपनी के जो पैसे हैं या जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इज इट वर्थ इट, कि क्या वो वर्थ है कि हम जो कल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका अमाउंट क्या होगा, उसकी जो हमने उसका रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या मिलेगा। ओके जी, सो इसी तरह अब सपोज एक फर्म के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी 15,000 आज स्पेंड करे और अगले 5 सालों में वो 17,000 उनको होके मिलेंगे। अब देखने के लिए तो इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी अट्रैक्टिव कि जी 2,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। बट यहाँ देखें, मैनेजर्स हैव टू मेक अ कैलकुलेटेड डिसीजन। द बेसिक आइडिया इज दैट मैनेजर्स नीड अ वे टू कंपेयर कैश टुडे वर्सेस कैश इन द फ्यूचर। अब कंपेयर कैसे करेंगे? एक तो ये जी आप सवाल करेंगे जी व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर इज इक्विवेलेंट टू 15,000 ऑफ टुडे। मतलब 15,000 जो आप इन्वेस्ट करोगे ये वाले, उसकी एक्चुअल में फ्यूचर वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब समझ गए आप फ्यूचर वैल्यू हम क्यों कह रहे थे इसको। फ्यूचर वैल्यू क्या होनी चाहिए? द अप्रोच आस्क्स व्हाट अमाउंट टुडे इक्विवेलेंट टू 17,000 इन द फ्यूचर। In other words, what is the present value of the stream of cash flows in the next 5 years? इसी तरह जब फ्यूचर वैल्यू की जो कि 17,000 रुपये, उसकी आप करंट वैल्यू जानना चाहोगे तो वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरह जो करंट अमाउंट है आपकी 15,000, वो आप जानना चाहोगे फ्यूचर में क्या उसकी अमाउंट होगी, क्या वैल्यू होगी, तो दैट विल बी फ्यूचर वैल्यू। हॉरिजॉन्टल अब टाइमलाइन क्या है, जैसे हमने पहले उसमें पढ़ा था into the topics covered, a horizontal line on which a time zero appears at the leftmost and future periods from left to right can be used to depict इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज। अब ये 15,000 ये जो है आपका माइनस हो गया जो हम पहले हम दिखा रहे थे। ठीक है जी, दिस इज योर नेगेटिव कैश फ्लो, इसलिए मैंने आपको बोला था माइनस लिखा हुआ है। उसके बाद फिर 3,000 आ गया आपके पास, सेकेंड ईयर में आपको एंड ऑफ ईयर में आपको 5,000 मिल रहे हैं। देन इट्स 4,000, तो ये हो गए 8 और ये आपके यहाँ पे हो गए ऑलमोस्ट 12,000। एंड देन इट्स 3,000 और हो गए, यहाँ हो गए 15। तो 5वें साल के एंड में आपके पास यू आर गेटिंग 2 extra 1,000 एंड इट टोटल्स अप टू 17,000। सो जी, अब फ्यूचर वैल्यू टेक्निक क्या होती है? यूजेस कंपाउंडिंग टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो एट द एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लाइफ। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक को हम कहते हैं यूजेस डिस्काउंटिंग टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो एट टाइम जीरो। अब इनको हम कंपाउंडिंग, ये आपके आ गए। ठीक है जी, हम अब क्या करेंगे, इसकी फ्यूचर वैल्यू हम फाइंड करेंगे ईच कैश फ्लो की एट द एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइफ का, आपको उसकी फिर फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह इनकी आप जब डिस्काउंटिंग करोगे, जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिला हुआ है तो उस पर आपको प्रेजेंट वैल्यू इनका मिल जाएगा। अब ये जी अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर्स यूज करते हैं तो उसमें कुछ कीज मैंने दी हुई हैं, सो एग्जाम्स में आपको फिर इजी हो जाए। एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स, जस्ट नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब अमूमन ईयर्स होता है। आई इज द इंटरेस्ट रेट, अब कहीं पे किन फॉर्मूलाज में आई है, कहीं पे आर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू पीवी, आपको प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। पीएमटी इज द अमाउंट ऑफ पेमेंट, ये सिर्फ एन्युटीज के लिए है। एफ इज द फ्यूचर वैल्यू, सीपीटी इज कंप्यूट। ये आप सब फॉर्मूलाज डालने के बाद अगर आपने फॉर एग्जांपल फ्यूचर वैल्यू जाननी है तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है अपना पीवी प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई पावर एन। ठीक है जी, एन हो गया। तो जब आप ये डाल देंगे तो आप फिर सीपीटी को लगाएंगे, तो फिर आप प्रेस करेंगे तो आपका आंसर उसमें आ जाएगा। पैटर्न ऑफ कैश फ्लोज। अब कैश फ्लो किस किस किस्म की होती हैं जी? कैश फ्लोज बोथ इन फ्लो एंड आउट फ्लोज कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स जनरल पैटर्न। एक तो आपका हो गया सिंगल अमाउंट, अ लमसम अमाउंट ईदर हेल्ड और एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। दूसरा होता है एन्युटी। एन्युटी जो है लेवल पीरियोडिक स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज, एनुअल कैश फ्लोज, ये जो है आपकी इक्वल होती हैं। ठीक है जी, बराबर की होती हैं, हर साल सेम होती हैं। मिक्स स्ट्रीम उसको कहते हैं, नॉट एन एन्युटी, अनइक्वल पीरियोडिक कैश फ्लोज, नो पर्टिकुलर पैटर्न, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता, कभी कम कभी ज्यादा, जरूरी नहीं है कि जी हर साल आपको 1,000 मिले, कभी आपको 200 300 400, कभी आपको 1,000, इस तरीके से अनइवन जो है और वो अपना अनइक्वल होती हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी सिंगल अमाउंट कंपाउंडिंग पे, सिंगल अमाउंट इंटरेस्ट पे। इमेजिन इन्वेस्टिंग रुपीज 2,000 इन एन इन्वेस्टमेंट विद अ 5% ईयर। सिंगल अमाउंट अब इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सिंगल अमाउंट कैसे है कि 2,000
का आप इंटरेस्ट रेट अगर लगाते हैं 1.5 के हिसाब से, तो अगर क्लोज्ड द कैलकुलेटर, ठीक है। सो 1.05 इंटू 2100, सो पहले साल के एंड में आपके पास 2100 आ गए, उसमें आप 2000 फिर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए 25 यहाँ पे 25 एज से लेके 65 तक ये कंटिन्यूसली 2000 हर साल जो है उसमें इन्वेस्ट करता हुआ आ रहा है। ठीक हो गया। सो फिर यू हैव 4100। इसी तरह मैं आपको इसमें दिखाता हूँ आगे हो क्या रहा है कि अगर आप देख लें फ्यूचर वैल्यू एफ ई इज इक्वल फ्यूचर वैल्यू पीवी इज प्रेजेंट वैल्यू, आई इज इंटरेस्ट रेट, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स। बीपीवी का फुल फॉर्म है बाय पुटिंग वैल्यूज 2000 जो कि फ्यूचर वैल्यू पिछले पीछे दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 1.05 इनटू 1, सिंगल ईयर आपने हमने यहाँ पे निकालना है, 2100 हो गया। ठीक है, 2100। तो आप अगर देखें तो हम मैंने एक ऐसी शीट बनाई हुई है विच यू शुड टू, ये आप जरूर जो है एक टास्क अपना कीजिएगा, आप ये 40 इयर्स की ऐसी कंप्यूटेशन करें। लेट्स सी इफ यू हैव दिस, व्हाट अमाउंट डू यू गेट। स्टार्टिंग बैलेंस पहले साल आपने 2000 इन्वेस्ट किए, वो हियर, एंड देन इंटरेस्ट रेट है 1.05, तो उस पर इंटरेस्ट कितना हुआ आपका 100 रुपीज। वो कैसे आपको पता चलेगा, जब आप फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, या अगर डायरेक्ट भी 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 2100 जैसे, और 2100 और 2000 का डिफरेंस है 100, तो इंटरेस्ट आपका कितना मिला, इंटरेस्ट वो हो गया 100। फिर आपने एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपने जमा कर दिए 2000 और, तो एंडिंग बैलेंस आपके पास कितना हो गया बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 4100। तो नेक्स्ट ईयर आपने स्टार्टिंग बैलेंस 41 से स्टार्ट किया, सेम इंटरेस्ट रेट, एंड अगर आप करोगे 41 इनटू अपना 4100 इंटू 1.05, तो ये आज आपका आपका 4305 आपके पास आ जाएगा जी। 4305 में से आप 4100 माइनस करोगे तो आपके पास आ गया 205। फिर आपने डिपॉजिट किए 2000, तो आपके बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके पास आ गया 6305। सो फोर्थ एंड सो ऑन, ये आप इसी तरह इसमें फॉर्मूलाज डालते जाओगे। अब आ जाएंगे जी, ये तो हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल दिया ऑफ सिंगल अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट। ठीक है जी, यू आर टू गेट 300 1 ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के बाद आपको 300 मिलने वाले हैं। इफ यू गेट टू अर्न 6% ऑन योर इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द मोस्ट यू शुड पे। अब फॉर एग्जांपल आपको जी कोई बंदा कह रहा है कि जी मैं आपको 300 रुपए एक साल के बाद दूंगा, और उस पे जो है 6% 6% जो है आपको अर्न करने को मिलेगा। 6% इज द इंटरेस्ट रेट। तो अब आपने ये अंदाजा लगाना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट कि मैं उसको दूं कि भाई ठीक है, उससे ज्यादा मुझे नहीं देना कि मुझे 6% में अर्न कर पाऊं। तो सॉल्विंग बाय यूजिंग द फार्मूला इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। अब फ्यूचर वैल्यू कितनी थी, कितने कह रहा है 300, प्रेजेंट वैल्यू आपने हमारे पास नहीं दी हुई, सो पीवी को हम खाली रखेंगे। 1 प्लस आर इज द इंटरेस्ट रेट विच इज 0.6, और एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स विच इज 1, एक साल, ये आपका इंटरेस्ट रेट आ गया। तो अब क्या हुआ, 300 डिवाइड कैसे हो गया। अब आप ये पूछोगे जी, अब हमने क्या किया, ये 300 थे आपके यहाँ पे, पीवी मल्टीप्लाइड बाय 1.06, ठीक है जी 1.06, हम इसको पूरा का पूरा यहाँ लेके आ गए। और जब एक यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पे एक है, तो जब वो अपना इक्वल साइन क्रॉस करती है, ओवर द बॉर्डर जाती है, तो ये फिर डिवाइड होगी। इसी तरह जी पीवी 300 डिवाइड बाई 1.6, तो प्रेजेंट वैल्यू आपका आ गया 283.2 रुपीज। तो जो बंदा भी आपको 300 रुपये दे रहा है, तो उसको आपने 283 रुपीज से ज्यादा पैसे नहीं देने। और इसी तरह हमारे पास जी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी आ गया। अब आ जाते जी एन्युटी। Annuity is a stream of equal periodic cash flows over a specified time period.
इसमें इनफ्लोज भी होते हैं और आउटफ्लोज भी होते हैं। दो टाइप की आपके एन्युटीज हैं, एक होती है ऑर्डिनरी और होती है एन्युटी ड्यू। अब ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू में क्या फर्क है? ऑर्डिनरी जो है वो आपकी होती है एंड ऑफ ईयर पे, ठीक है जी, एंड ऑफ ईयर। और एन्युटी ड्यू जो है वो आपकी होती है बिगनिंग ऑफ ईयर पे। इट्स रियली टफ से लिखने पर, चलो जी ठीक हो गया जी। इसी तरह अब हमारे पास कैलकुलेशंस हैं। 4,000 रुपए की एन्युटी आपको मिल रही है। एन्युटी ड्यू आप देखेंगे द फर्स्ट ईयर, पहले साल की इनके पास यहाँ आ गई। द सेकेंड ईयर यहाँ पे बराबर बराबर 5वें साल में नहीं है, क्योंकि 5वें साल में फिर इनके पास आ रही है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी फॉर्मूला। फ्यूचर एफ ई ऑर्डिनरी, P is the principal amount into 1 plus I interest rate divided, powered by N is the number of years minus 1 divided by I is the interest rate. इसी तरह फिर फ्यूचर वैल्यू ड्यू है, इसमें फिर आपको पहले मिल रही है तो प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आई पावर एन। इसमें अब फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि ये जो है 1 प्लस आई ये सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। अब देखें जी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी की हमें निकालनी है। आपने 1,000 रुपये एनुअली जमा करना है 5% फॉर 5 years एट 7% इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो बाय पुटिंग इनटू द फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर है, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका ये रहा, विच इज 1,000 एंड 1 प्लस आई, ये आपका 1 प्लस आई आ गया 1.07 पावर्ड बाय एन, ये आपका एन आ गया 5 years माइनस 1 डिवाइड बाय 0.07, ये आपका डिवीजन आ गया बाय इंटरेस्ट रेट। तो आप जब अच्छा कैलकुलेटर फिर खोल लेते हैं हम एक बार। तो 1.07 पावर्ड बाय 5, 1.402 माइनस 1, ठीक है जी, ये आपका आ गया 402 डिवाइडेड बाय 0.07, तो 5.75। तो 5.75 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या आ गई फ्यूचर वैल्यू? 5,750 रुपए। और यही अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। देखिए जी, पहले साल आपका इंटरेस्ट आप कैसे मालूम करते हो? 1 प्लस आई पावर बाय एन। अच्छा जी, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 1.07 पावर 5, 1.07 पावर 4 इंटू 1000। अब आप बोलोगे ये अमाउंट कहाँ से आया? देखें, जब भी आप इंटरेस्ट निकालोगे यू विल गो बैकवर्ड्स, 3, 2, 1, ऐसे 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी में वैसे करते हैं। सो इसी तरह जब आप यहाँ इंटरेस्ट निकाल रहे होगे तो 1 प्लस आएगा 1.07 पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 एंड देन 1 का नॉर्मल जो होगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया 5,750। फिर इसी तरह फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू अगर हम निकालेंगे तो डिपॉजिट 1000 एनुअली 5 years 7% इंटरेस्ट। वैसे में अब थोड़ा सा डिफरेंट, आप यहाँ पे ये जो है ना, ये मल्टीप्लाइड बाय पावर 1.07, ये जो आप देखोगे सिर्फ ये डिफरेंस है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई, ये रहा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 0.7। तो यहाँ पे आप देखें 1.044 1 माइनस हुआ 0.042 मल्टीप्लाइड बाय 1.07, इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6.153, और तो फिर फ्यूचर वैल्यू होगी 6,153। अच्छा, अब डिफरेंस क्यों आ रहा है? आप ये पूछोगे जी उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सिंस आपके पहले साल से ही एन्युटी स्टार्ट हो जाती है, द बिगनिंग ऑफ द ईयर है, तो हम जो इस पे कैलकुलेशन करते हैं वो हम करेंगे 5वें साल से। 1.07 पावर 5, ठीक है जी, 1 पॉइंट देखिए 4.02 आ गया ये वाला, मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये 1,402 रुपए आ गए। तो इसी तरह एनईटीडी में 5, 4, 3,
2 और 1 आप लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 6153। फिर जी आ जाए, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू तो आपने निकाल दी ऑर्डिनरी एन्युटी की भी और एन्युटी ड्यू की भी। To find the present value of stream of cash flows to be received in the future periods, one approach is to find present value of each cash flow and add up। ठीक है जी, एक तो ये अप्रोच हो गई कि जब आप इंडिविजुअल उस कैश फ्लोज के निकालें और एड अप कर दें। दूसरा है यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन, CF is the cash flow divided by R is the interest rate। अब फिर भी इंडिविजुअलिस्टिक करते हैं। अब कैश फ्लो हमारी क्या है 700। कैलकुलेशन क्या है, जैसे हम वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे अपना, जब भी देखें हमें फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करते हैं बाय इंटरेस्ट रेट। ये आ गया आपका। तो 700 डिवाइडेड बाय 1.08 पावर 1 2 3 4 और 5। इसी तरह आपके पास ये आ गई टोटल यहाँ पे 2794। ठीक है। अब एन्युटी ड्यू में क्या फर्क है, एन्युटी ड्यू में ये फर्क, यहाँ पर आपने ऑर्डनरी एन्युटी निकाली, यहाँ पे एन्युटी ड्यू में ये फर्क हो गया कि फिर भी इसमें ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा 1+R कर रहे हो तो ठीक है। इसमें हमेशा याद रखें जो एन्युटी ड्यू होगी वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी क्योंकि उसमें 1 साल का एक्स्ट्रा आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो 700 डिवाइडेड बाय 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 1 इनटू 1.08। तो पहले साल का तो 700 ही आएगा, दूसरे साल का 648, तीसरे साल का 600, इसी तरह 550, इसी तरह 514। तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी जो आपको 3500 रुपए मिल रहे हैं इन द फ्यूचर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू के हिसाब से 3000 रुपए है और ऑर्डिनरी एन्युटी में 2700 रुपए है। फिर आ जाइए परपिचुटी। परपिचुटी इज एन एन्युटी विथ एन इन्फिनिट लाइफ, पर उसका एक फार्मूला उन्होंने अब दिया हुआ है, CF इज द कैश फ्लो डिवाइडेड बाय R इज द इंटरेस्ट रेट। तो 0.10 या भी आ गया 20 लाख रुपए। मिक्स्ड स्ट्रीम्स, देखें जी, 2 पॉसिबल स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज, एन्युटी एंड मिक्स्ड स्ट्रीम। एन्युटी तो हमने देख लिया था कि जी बराबर होती है। मिक्स्ड स्ट्रीम हमने देखा अनइक्वल periodic cash flow that reflect no particular pattern। अब future value of mixed stream, future value of individual stream is collected। मिक्स स्ट्रीम में जब भी फ्यूचर वैल्यू हमने निकालनी होती है तो हम इंडिविजुअल स्ट्रीम की कैलकुलेट करेंगे। वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई सिमिलर पैटर्न नहीं है तो वो हम सेम फार्मूला सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हमने एन्युटीज में किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जब निकाले थे तो इंडिविजुअल्स में किया, तो इसी तरह ये जो कैश फ्लो है 11500, कैलकुलेशन है 1.08 पावर 4, तो ये आपके हो गई फ्यूचर वैल्यू 15,645 रुपए। इसी तरह 14,000 रुपए की होगी 17,000 रुपए और ये कुल मिला के आपकी होगी 83,000। अब इसमें एक देखें तो आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसके एवजे में आपको जो है मिल रहा है 61,000 70,000 की मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट है आपकी, उसमें आपको मिल रहा है 83,608 रुपीज। अब इसी तरह कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम, कैश फ्लो आपके पास आ गई, ये प्रेजेंट वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है जी, उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय 1+i पावर n। इसी तरह अच्छा ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप उल्टे उसका ईयर उसमें लगाओगे 4 3 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो क्यों, देखें जब हमने वो एक अगर आपको याद हो, ये आपकी आ गई टाइमलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए 1 2 3 4 और 5। तो पहले साल आपको जो है 11,500 रुपए जो है, ठीक है 1 2 3 4, तो इस पे कितने सालों का देखें एंड 5, इस पे कितने सालों का इंटरेस्ट लगेगा 11,500 का, 1 2 3 4, 4 साल, तो हमने 4 साल ही रख दिया। इसी तरह जो 14,000 रुपीज है जो आपको सेकंड ईयर में मिल रहे हैं उस पे 3 साल का इंटरेस्ट रेट लगेगा। जो 12,900 है उस पे 2 साल का इंटरेस्ट रेट लगेगा। इसी तरह 16,000 पे 1 साल का इंटरेस्ट रेट लगेगा और 18,000 पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है क्योंकि वो आपको एज इट इज आपको आपने वो किया हुआ है। ठीक है, बट इट्स डिफरेंट
जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में आपकी वही 1 2 3 4 एंड 5। तो यह जो 400 आपने यहाँ पहले दिए हुए हैं, ठीक है, उसका तो पहले साल ही होगा, जाहिर सी बात है, एक साल ही लगेगा। जो दूसरा है उसमें आपने फिर रिवर्स जाना होता है, तो इस तरीके से आपने उस पर रिवर्स काउंटिंग करनी होती है। ठीक हो गया जी। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैन बी कंपाउंडेड सेमी एनुअली, साल में 2 बार, क्वार्टरली साल में 4 बार, मंथली 12 बार, वीकली एक महीने में 4 बार, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 48 वीक्स। डेली तो 356, कंटिन्यूसली इज इन्फिनिट। अब जी देखें, 100 रुपीज कंपाउंडेड सेमी एनुअली एट 8%। यहाँ एक चीज आपको बताने, दो चीजें आपने बल्कि पेपर में भी देखनी होंगी कि सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार, 8%, दिस इज पर ईयर। तो आप जब भी कैलकुलेट करोगे, साल में 2 बार है तो आप परसेंटेज पर ईयर को 2 से करोगे डिवाइड, और ये बन जाएगा 4%। और सिंस आप 2 साल के लिए यहाँ पे कर रहे हो, दिस इज 1 year एंड दिस इज 2 year। तो आप जो नंबर n है उसको आप कर दोगे, वैसे 2 years है तो उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो हो जाएगा 4 नंबर ऑफ पीरियड्स। इसी तरह 100 जी, आपने पहले इस साल आपने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया, आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन लगाई 1.04, तो पहले 6 माह के एंड में आपको मिल गए 104 रुपए। फिर 104 रुपए आपने जमा करवाए, सिंस कंपाउंडिंग है तो 104 पे फिर 1.04 हो गया, तो ये हो गए 108 रुपए 16 पैसे। फिर जो तीसरा क्वार्टर हुआ, यहाँ पे आपका एक साल पूरा हो गया, फिर आप गए थर्ड टर्म में, तीसरे क्वार्टर में 108.6 मल्टीप्लाई बाय 1.04, ये आपका हो गया 112 रुपए 49 पैसे। एंड देन द सेम अमाउंट विल बी कमिंग ओवर हियर, एंड फिर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके हो गए 116 रुपए 99 पैसे। अब वही 100 रुपए हैं, वही 8% पर ईयर है, बट वी आर कैलकुलेटिंग क्वार्टरली। क्वार्टर मतलब साल में हो गए 4, 2 सालों में हो गए 8। तो जो सेम हमने फॉर्मूला वहां इस्तेमाल किया था कि जी अगर 8% पर ईयर है तो क्वार्टर्स साल में कितने होंगे, 4 हो गए। तो आप उसको पहले तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2%। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ पीरियड जो थे, क्योंकि ये हो गया 1 साल, 2 साल, तो 2 को भी आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो नंबर आपके हो गए पीरियड ऑफ 8। अब जी देखिए, पहले साल प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 100 रुपए, एंड एक 1.02, ये आपका हो गया एंडिंग। फिर 102 पे, अब ये बोल रहे होंगे कि जी इसमें और इसमें फर्क क्यों है, हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। देखिए आएगा यहाँ पे, एट द एंड ऑफ 2 years आपने 116 रुपए 99 पैसे कमाए। यहाँ पे आप ज्यादा कमा रहे हो, क्यों? ऑल्दो इट्स 8%, अमाउंट भी सेम है। वो इसलिए क्योंकि द मोर फ्रीक्वेंटली इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मनी एक्यूमुलेटेड। अब एग्जांपल है, एनुअल हमने इसमें तो किया नहीं, मुझे करना था, आई मिस्ड इट, बट इट वाज सिंपल, क्योंकि 100 रुपए का 8%, 8 रुपए होगा तो 108 रुपए। एंड ऑफ, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले साल के एंड में एनुअली अगर हम करते तो 108 रुपए होते, समय एनुअल में आपने देखा कि 108 रुपए और 16 पैसे यहाँ पे। ठीक है, क्वार्टरली द सेम इज 108 रुपीज 24 पैसा। सेकेंड ईयर के एंड में ये 116 रुपए 64 पैसा, और सेमी एनुअल में 116 एंड 99 पैसा, क्वार्टरली में 117 एंड 17 पैसा। अब जी आ गई, अगर आपने कंपाउंडिंग करनी है मोर फ्रीक्वेंटली, आपके पास टाइम कम है, तो आपने सिर्फ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस करना है, 1 प्लस और आई डिवाइडेड बाय एम, एम इज द नंबर ऑफ ईयर, पावर बाय ये जी अपना आ गया एम मल्टीप्लाई बाय एन। वैसे क्या होता है, 1 प्लस आर पावर एन होता है, पर एम हमने क्या डाला है, एम इज द नंबर ऑफ पीरियड यू आर पुटिंग इनटू। अब जैसे 1.08 इंटरेस्ट है, तो अच्छा जी, सो वी हैव अ फॉर्मूला ओवर हियर। पहले जैसे 1.08 है तो हम सेमी एनुअल इज 2, मतलब साल को हम 2 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो ये भी यहाँ पे m आ जाएगा 2,
और n से भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो एट द एंड इट विल बी 100 इंटू 1.04, क्योंकि 08 को हमने 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड पावर 4 टाइम्स, तो 116 रुपये 99 पैसे। और कंपाउंडिंग क्वार्टरली में भी ऐसे ही हो गया, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, और अगर आप मंथली कर रहे होते तो आप इसको डिवाइड करते बाय 12 और इसको मल्टीप्लाई करते बाय 12। सो हियर इज योर अमाउंट। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। अब जी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में क्या होता है कि एक चीज जो कि चलती रहे ना मुसलसल, अब उसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई divided by r, sorry, powered by r into m. Each is of exponential function जिसकी एक set value है which is 2.7183। तो 100 into 100 एक हमारा present value आ गई, multiplied by e into 0.8 multiplied by 2। अब 0.8 आपका आ गया परसेंटेज, या जो है उसको वो कर रहे हैं नंबर ऑफ पीरियड्स, साल में 2 ही बार आप इसको कर रहे हैं। तो 100 इंटू 2.7183 हमने ई की वैल्यू यहाँ डाल दी, पावर 0.16। आप जब इसको 0.16 को मल्टीप्लाई, जब इक्वेशन सॉल्व होगी तो आप यू हैव 1.753, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ गए 117 रुपये और 35 पैसे। अब जी आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी लेक्चर खत्म होगा, पर लेट्स होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर नहीं भी आया तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। मेरी ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर इन द डिटेल टैब ऑफ द यूट्यूब चैनल पेज। ठीक है जी। लोन amortization defined as a determination of equal periodic loan payments necessary to provide a lender with a specified interest rate and to repay the loan principal over a specified period. लोन amortization क्या है, एक शेड्यूल बनाया जाता है। आप देखते हैं कि जी आपकी जो किस्तें वापस जा रही हैं, आपने लोन लिया हुआ है, इसमें इंटरेस्ट कितना कट रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना कट रहा है, क्योंकि आप जो किस्त दे रहे होते हो वो इंक्लूसिव ऑफ होता है इंटरेस्ट अमाउंट। तो अमूमन होता है कि साल दर साल इंटरेस्ट अमाउंट कम होता जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट आप उसमें ज्यादा देते जाते हो। लेंडर जो कि लैंड करने वाला है यूजेस अ लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल टू डिटरमाइन दीज पेमेंट अमाउंट्स एंड द एलोकेशन ऑफ ईच पेमेंट टू इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। जैसे मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट का अलग उसमें से किस्त निकलती है, पैसे ऐसा होता है, और प्रिंसिपल का अमाउंट। अमोर्टाइजिंग अ लोन एक्चुअली इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन एन्युटी आउट ऑफ प्रेजेंट अमाउंट। देखें जी, आपने एन्युटी बनानी है जो भी आपका प्रेजेंट अमाउंट है, और उसको फिर आपने उस शेड्यूल में डालना है। अब उसका फॉर्मूला क्या है, कैश फ्लो इज इक्वल टू पी वी इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर पावर एन। एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स। अब 4 साल की आपने जो है इसमें 6,000 रुपए जो है प्रेजेंट वैल्यू है एट 10% इंटरेस्ट रेट ओवर 4 ईयर्स, आपने इसको अमोर्टाइज करना है। 6,000 को जी आपने 0.10 से मल्टीप्लाई किया, 600 रुपये आ गए। ये पूरा फॉर्मुलेट करने के बाद आपके पास आ जाते हैं 0.317। 600 को जब आप 0.317 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फिगर आ जाएगा 1892.74। ये वो फिगर है जो कि आपने 4 साल में देनी है आगे। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि 4 साल में कैसे हमने 6,000, अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर जी मैंने 6,000 रुपये मैंने लोन लिया हुआ है, मैंने उसकी उस साल के पेमेंट दी 1,892 रुपये। इंटरेस्ट जो था उस पे, अब इंटरेस्ट पता कैसे चलेगा, वो इस तरीके से पता चलेगा कि जो आपका प्रिंसिपल जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, उसको आप 0.10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट 600 रुपये। लोन पेमेंट में से आपने 600 रुपये माइनस किए तो प्रिंसिपल आपका कितना बचा, 1,292 रुपये। तो आप फिर एंड ऑफ द ईयर आपके पास बच गए 4,708। अब इसका मतलब ये है कि जो आपने 1,892 रुपये जो आपने लोन दिया, जो आपने किस्त जो आपकी गई है, उसमें जी 600 रुपये तो वो हैं जो कि इंटरेस्ट के थे, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट 1,292 रुपये जो आपने मेन कर्जा जात लिया हुआ था, 1,292 रुपये जो है आपके उस कर्जा जात में से चले गए। तो बाकी जो है आपके पास पीछे जो बचे हैं वो बचे हैं आपके पास 4,708 रुपये। इसी तरह जी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिर आपके जब ये आपने किस्त दे दी 4,708, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। अब देखें प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया 6,000 रुपये, ये तो आपकी पूरी प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे आपका कवर हो गया। ये आप वो इंटरेस्ट है जो कि 10% आप
उस कंपनी को जिससे भी आपने लिए हुए हैं ले रहे हैं, विच इज़ 1000, 1300, 1400, 1500, 1600 रुपये ऑलमोस्ट जाके जो है, मतलब 6000 रुपये जो आपने बोरो किए हैं, ठीक है, उस पे आप ऊपर 1600 समथिंग आप दे रहे हो किस्तें मिला के। तो जी इसी तरह सेकंड साल की आपकी है 1892, इंटरेस्ट रेट आपका कट गया 470, प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता चला जी आपने पे डाउन किया है 1422 रुपये, एंड ऑफ द ईयर 3286, इतनी सो फॉर सो ऑन आपका ये लोन यहाँ पे सेटल हो जाता है। अच्छा जी, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। काफ़ी मुझे टाइम लग गया टू कंपाइल दिस लेक्चर, और आई विल ट्राई कि अब मैं अब यूजुअली और कंटिन्यूसली लेक्चर्स अपलोड करता फिरूँ। दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट। अभी एक दो और भी हमारे न्यूमेरिकल्स रहते हैं इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्शन ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर द सेम न्यूमेरिकल्स विल आल्सो बी डिस्कस्ड इन द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पार्ट एज वेल। थैंक यू जी, टेक केयर, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।